नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी कुछ साल पहले तक जिसे पप्पू बनाने में एक बहुत बड़ी ताकत खर्च हुई, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और कुछ कारपोरेट घरानों के साथ मीडिया घरानों की। वो व्यक्ति शांति से सुनता रहा, रिएक्ट नहीं किया। फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। कोई सोच नहीं सकता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा एक व्यक्ति और एक पार्टी की तस्वीर बदल सकती है। इस यात्रा ने कांग्रेस का पूरा इतिहास और भूगोल ही बदल दिया। क्या रही है ये यात्रा? क्या रहा कांग्रेस का परिणाम? किस तरह कांग्रेस का ग्राफ अचानक बढ़ा? इस विषय पर बात करने के लिए आज मैं आपको लेके चलता हूं देश के सबसे, जिनको मैं योग पत्रकार कह सकता हूं, जिनका अध्ययन, जिनका अनुभव सबसे ज्यादा है, 35 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मैं आपको बार बार परिचय कराता हूं डॉक्टर अभय दुबे जी का। एक शानदार चर्चा उनके साथ करने का मन है, तो कांग्रेस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलते हैं उनके पास। स्वागत है अभय जी आपका। आज हम लोग बात करना चाह रहे थे आपसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतने शांत होकर अपने ऊपर इतने लंबे आरोप झेल सकता है। पप्पू पप्पू, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, जान तमाम लंबे लंबे आरोप। लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन पिछले एक साल में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस ने कमाल कर दिया। क्या लगता है आपको कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है या कुछ और है जो कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा रहा है? देखिए, मैं इसको 2-3 तरह से देखूँगा और वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपकी प्रतिक्रिया भी अपेक्षित रहेगी। जब 2019 का चुनाव कांग्रेस ने हारा था और मैं मानता हूँ काफ़ी बुरी तरीके से हारा था, तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय से लेकर उस क्षण तक जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने का निर्णय लिया, जो राहुल गांधी हम लोगों के सामने थे, वो कोई और ही राहुल गांधी थे। ये वो राहुल गांधी थे जिनके बारे में आज के राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया। तो उन्होंने, उनके सलाहकार जो भी रहे हों, जिन्होंने भी उनको राय दी हो, जिन्होंने भी योजना बनाई हो, और मेरा मानना है कि राहुल गांधी की उसमें निर्णायक भूमिका रही होगी। राहुल गांधी सड़कों पर उतरे और उन्होंने तय किया कि अब वो अपने आप को जनता के सामने झोंक देंगे। देखिए, राजनीति एक ऐसी नदी होती है जिसके अंदर, जिसके वेग की परवाह किए बिना, इसकी गहराई की परवाह किए बिना आपको उसमें कूदना पड़ता है। भले ही आपको 1-2 डुबकियां लग जाएं, भले ही आपको 1-2 पत्थर आपसे टकरा जाएं, उसकी परवाह किए बिना जब आप नदी में कूदते हैं और धार के खिलाफ तैरते हैं, तब दरअसल राजनीति में आपकी प्रगति होती है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके वही किया। उन्होंने वो धार के खिलाफ तैरे। इसका क्या परिणाम निकला? पहला परिणाम तो निकला कि उनके पप्पूकरण की जो प्रक्रिया थी, जिसमें आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि कौन-कौन सी ताकतें शामिल थीं, वो उस पप्पूकरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से सिफर हो गई। उसका पिछला प्रभाव भी समाप्त हो गया। पप्पूकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी, न आज ना इसका इतिहास है, न वर्तमान है और भविष्य तो है ही नहीं। यानी इतिहास भी समाप्त हो गया। इतनी तेजी के साथ, कितनी फर्जी चीज़ थी, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। एक व्यक्ति के चरित्र हनन की और उसकी बेइज्जती करने की जो प्रक्रिया थी, वो कितनी तेजी के साथ खत्म हुई। आज तो हालत ये है कि राहुल गांधी की जो बढ़ी हुई ताकत है, जनता के बीच में उनकी जो पैठ है और पूरी राजनीति को प्रभावित करने की उनकी जो क्षमता है, इस क्षमता के कारण बीजेपी वाले परेशान हैं कि उनकी तुलना किससे करें। तो पिछली बार उनके ट्विटर हैंडल ने क्या किया? राहुल गांधी की रावण से तुलना कर दी। और आप जानते हैं कि रावण ठीक है, रावण भारतीय मानस में रावण की छवि एक खलनायक के तौर पर दर्ज है, लेकिन इसी के साथ-साथ हर व्यक्ति जो उनको खलनायक समझता है, ये भी मानता है कि रावण एक बहुत महापंडित था, महाज्ञानी था, महापराक्रमी था और इतना पराक्रमी था कि वो केवल भगवान के हाथ से, भगवान के मुकाबले ही हारा और वो किसी से नहीं हारा। तो रावण से उनकी तुलना की। लोगों ने कहा कि बड़ी गलत किया इन्होंने। मैंने तो उस वक़्त भी कहा था कि ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव को की रोकथाम कैसे की जाए। अच्छा, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पॉलिटिक्स एक्शन का नाम है, पॉलिटिक्स ट्वीट करने का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स बयान देने का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स केवल मीटिंगें करके और रणनीति बनाते रहने का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक्शन का नाम है और जब एक्शन में आप जाते हैं तो उसमें से रणनीति अपने आप निकलती है। जैसे ही वो भारत जोड़ो यात्रा की, जो एक बहुत ही सघन, बड़ा आंदोलनकारी जनसंपर्क अभियान था, जो मेरा मानना यह है कि मुद्दतों से
भारत में ऐसा कोई अभियान नहीं चला था और सतत वो सड़क पर चलते रहे और जिस तरह की उन्होंने बातें की उससे उनकी तपस्वी की छवि सामने आई। उनकी दाढ़ी, उनके कपड़े, कड़ी सर्दी में केवल एक टी शर्ट पहन के चलना, उससे बिल्कुल ऐसा लगा कि राहुल गांधी के भी पुराने राहुल गांधी के अंदर से एक तपस्वी राहुल गांधी ने जन्म लिया और इन सब बातों से भाजपा डर गई, घबरा गई। दबी आवाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ने राहुल गांधी की अनुशंसा की और प्रशंसा की और कांग्रेस के नेताओं ने भी उनकी शुरू में खिल्ली उड़ाते थे, वो सब बंद कर दी। मेरा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी के व्यक्तिगत कैरियर और कांग्रेस के सांगठनिक कैरियर दोनों के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुई और उसका परिणाम आज हम जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं उन विधानसभाओं के चुनावों में देखते हैं। अच्छा अभय जी एक चीज इसी में भारत जोड़ो यात्रा में पूछना चाहता हूँ, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आपने देश की तमाम सरकारों को आते हुए और जाते हुए देखा है, तमाम बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सोचते थे कि उनकी सत्ता कभी जाएगी नहीं, उनको भी पराजित होते हुए देखा है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब क्या आपको अंदाजा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा गेम चेंजर साबित होगी कांग्रेस के लिए? मैं तो बहुत आशान्वित था। देखिए, भारत में आप कांग्रेस के विरोधी हों या समर्थक हों, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं। कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मुझे और मेरे पिता दोनों को जेल में डाल दिया। मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी उस वक्त। मैंने तो बीए पार्ट 1 का इम्तिहान भी जेल में दिया, थैंक्स टू इंदिरा गांधी इमरजेंसी। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूं, लेकिन अगर आपको भारतीय लोकतंत्र की तंदुरुस्ती का ख्याल है, अगर आप भारतीय लोकतंत्र की हुलिया दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक ही पार्टी इसको चुनौती देने की स्थिति है पूरे देश में, स्थिति में है, वो है कांग्रेस। तो आपको कांग्रेस की हुलिया और तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखना होगा। आपकी निजी पसंदगी नापसंदगी अलग बात है, लेकिन जिस लोकतंत्र में हम लोग हैं, आज हम और आप मिलकर स्वतंत्र रूप से बातचीत कर पा रहे हैं, ये आजादी हम लोगों से छिन जाएगी अगर भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया, जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। इसलिए कांग्रेस की तंदुरुस्ती पे हम लोगों की निगाह होनी जरूरी है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मैं आशान्वित हो गया, मुझे लगा कि इसका जरूर कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा और वो नतीजा निकला। ठीक है, शुरू में मैं बहुत ध्यान से और आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा किसी इलाके से निकलती है तो वहां के कांग्रेसियों में बड़ा उत्साह आता है, वो सड़कों पर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, लोगों को जमा करते हैं। लेकिन जब यात्रा गुजर जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, तो कई जगहों पर उसके अपेक्षित परिणाम जो मैं सोचता था वो नहीं हुए। लेकिन जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं, जब आप देखते एक लार्जर पिक्चर की तरफ आपकी निगाह जाती है, तब आप पाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को बदला और कांग्रेस को बदला। ध्यान कीजिए, उसी यात्रा के दौरान कांग्रेस को अपना निर्वाचित अध्यक्ष मिला, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं अपने मुंह से अपनी आलोचना करूंगा, मैं तो चाहता था कि शशि थरूर अध्यक्ष बने। जब आलाकमान की मदद से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे बने, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शशि थरूर यंग युवा हैं और वो एक खास तरह की पीढ़ी को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर सकते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तो मैं एक बुद्धिजीवी और पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति हूं, तो ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाना साथ हमारा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कांग्रेस के संगठन को संभाला, जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ था, रोजमर्रा की समस्याएं हल की, सूबों में जहां पर कांग्रेस के छत्रपों के बीच में मारकाट चल रही थी, उन सबको ठंडा किया, कहीं तलवारें म्यानों में डलवाई, लोगों के मुंह पे पट्टी लगाई, वगैरह वगैरह जो किया, राजस्थान में जो किया, उससे पहले कर्नाटक में जो किया, उससे मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना भी कांग्रेस के हक में गया। और इन सब बातों का मिला जुला प्रभाव यह है कि आज कांग्रेस विपक्ष की एकता की नेता बनी हुई है, उस एकता की नेता बनी हुई है जो न 2014 में मौजूद थी न 2019 में मौजूद थी। पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष एकताबद्ध होकर खड़ा है और भाजपा और नरेंद्र मोदी की आंखों में घूर रहा है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं, इस सारी चीजों का उद्गम अगर आप चिन्हित करना चाहें, रेखांकित करना चाहें, तो वो आपको मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस यात्रा का राज्यों पे क्या क्या असर देखते हैं अभय जी, अगर पूरी बड़ी तस्वीर दिखी जाए, खासतौर से दक्षिण से लेकर और फिर महाराष्ट्र तक, इस यात्रा का क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या अपेक्षित पड़ा? इस यात्रा का पहला सकारात्मक असर तो कर्नाटक के ऊपर पड़ा। कर्नाटक में राहुल गांधी ने काफी समय गुजारा इस यात्रा के दौरान, तो उससे पूरी तरह से कांग्रेस वहां पर गैल्वेनाइज हो गई कर्नाटक में, और गैल्वेनाइज हो गई, और उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या गत हुई आप जानते हैं। वहां पर
हालांकि भाजपा के लोग कह रहे हैं हमारे वोट उतने ही रहे वगैरह, वो सब बेकार की बात है। कांग्रेस ने वोकलिगा वोट भी छीना, कांग्रेस ने लिंगायत वोट भी छीना, कांग्रेस ने अहिंदा रणनीति के जरिए जो अब अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों का वोट है वो भी कांग्रेस ने प्राप्त किया। तो कांग्रेस ने बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां, भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में गुजारा था और वहां उसको सबसे ज्यादा फायदा मिला। और उसके बाद जहां जहां वो गई वहां वहां कांग्रेस के लिए उम्मीद के अंकुर फूटे। अब आप जरूरी नहीं है कि सारी जगहों का आप राजनीतिक फल निकाल लें और चुनावी फायदा देख लें, लेकिन कुल मिला के जमीन ठीक हो गई, माहौल बन गया कांग्रेस के लिए, कांग्रेसियों में बड़े पैमाने पर उत्साह पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान समाज, उसने कांग्रेस को सारे देश के पैमाने पर हमदर्दी से देखना शुरू किया। आज दिल्ली के भी अल्पसंख्यक कांग्रेस को हमदर्दी से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भी कांग्रेस को हमदर्दी से देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो नंबर 1 पार्टी है, वो कांग्रेस से गठजोड़ करने के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच रही होगी। यही अखिलेश यादव भी कांग्रेस से गठजोड़ करने के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच रहे होंगे कि बिना कांग्रेस से गठजोड़ अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उनका भी चुनावी सीन नहीं बनेगा, ना उत्तर प्रदेश में ना दिल्ली में। ये बाकी राज्यों में तेलंगाना की भी बात करें, हम किसी ने सोचा नहीं था कि तेलंगाना में कांग्रेस अचानक इतनी ताकत के साथ उभर जाएगी कि आज की तारीख में तेलंगाना में क्या होगा कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ रही। मुझे भी आश्चर्य हुआ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी आश्चर्य हुआ। देखिए, आप जब आश्चर्य हुआ तो मैंने थोड़ा उसका इतिहास खंगाला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व बंडी संजय कुमार को दिया, जो कि एक पिछड़ी जाति से वहां पर आते हैं, और उन्होंने तेलंगाना के पिछड़े समाज में, जो कि 50% से ज्यादा है, भाजपा की पैठ बनानी शुरू की और भाजपा का तेजी के साथ वहां पर विस्तार हुआ। फिर पता नहीं क्या चक्कर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बंडी संजय कुमार को तेलंगाना से वापस खींच लिया। उन्होंने तेलंगाना से उनको वापस खींच लिया, बंडी संजय कुमार को, और वो केंद्र में ले गए और यहां पे उन्होंने अपना नेतृत्व बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की कतारों में ये बात फैल गई कि भाजपा की के चंद्रशेखर राव से एक नापाक गठजोड़ हो गया है, अंदर खाने गठजोड़ हो गया। तो उसकी वजह से भाजपा का उठता हुआ ग्राफ गिर गया नीचे, और उससे विपक्ष की जो जगह बनी उसको तेजी के साथ में रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वहां पर, जिनको और उन्होंने भरा उसको, और कांग्रेस के किस्मत तेजी से तेलंगाना की जमीन पर बदलनी शुरू हुई। आज तो स्थिति यह है कि अगर इसी तरह परिस्थिति चलती रही तो कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति को हरा भी सकती है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जब स्टीव वोटर ने सर्वे किया था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, तो 50% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नापसंद करते। तो कांग्रेस ने अगर तेलंगाना में अपनी वापसी की और वहां कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के लिए एक दूसरा गेम चेंजर साबित होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद। देखिए, सभी पार्टियों को चुनावी मैदान में अपनी सफलता साबित करनी होगी, और कांग्रेस के लिए अब ये सुनहरा मौका है। उसने वो सफलता हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत से साबित करनी शुरू कर दी थी। अगर वो मध्य प्रदेश जीत लेती है, जो मेरा विचार है जीत लेगी, अगर वो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचा लेती है, पहले ऐसा नतीजा तो नहीं निकलेगा जो पिछली बार निकला था, लेकिन सरकार अगर वो बचा लेती है, अगर वो तेलंगाना में अपनी वापसी कर लेती है, और अगर वो राजस्थान की जमीन पर भाजपा को करारी टक्कर देती है, नजदीकी होता है चुनाव, मुझे पक्का यकीन है कांग्रेस इससे बेहतर तैयारी, इससे बेहतर रिहर्सल 2024 का कोई हो नहीं सकता। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि 2024 में जब इंडिया गठबंधन है, अगर मान लीजिए कल्पना करिए कि वो सत्ता से 270-280 तक आ जाता है, तो क्या कांग्रेस दावा करेगी कि प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए, या विपक्ष, बाकी बिखरा हुआ विपक्ष, चाहे उसमें नीतीश हो, चाहे अगर केवल आंकड़ों पे आप जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 250, 240, 250 के आसपास आती है तो वो एक बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी, फिर उसको गठजोड़ पार्टनर्स की तलाश होगी। ये भारतीय जनता पार्टी को तब अपना दुर्भाग्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एनडीए की जो दुर्गत कर दी थी, अब एनडीए की पार्टियां खुद अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला सकती। वो तो कुल मिलाकर 10-12 सीटें जीतने की स्थिति में भी नहीं है जो उनकी पार्टियां हैं, क्योंकि बड़े जितने घटक थे वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। आज शिवसेना नहीं है उनके साथ, आज अकाली दल नहीं है उनके साथ, आज नीतीश कुमार नहीं है उनके साथ, यही तो बड़े बड़े घटक थे।
हाँ, अब तो ये एक एक दो सांसदों की पार्टियां हैं और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं इनके पास एक सांसद भी नहीं है। वो भाजपा हाँ, को दूसरी सीटें जिताने में मदद तो कर सकती हैं अपनी बिरादरी के वोट लाकर, खुद नहीं कोई सीट जीत सकती। हम्म, फिर भारतीय यही सोच के शायद भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस के साथ में एक खुफिया समझौता किया होगा। यही सोच के वो जगन मोहन रेड्डी के साथ में एक खुफिया समझौता किए हुए हैं। यही सोचकर वो नवीन पटनायक के साथ एक खुफिया समझौता किए हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ कि अगर हमें 272 सीटें नहीं मिली और हम 250 240 पर रह गए और फिर हमें 25 30 या 40 सीटों की आवश्यकता पड़ी, तब हम इन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में गठजोड़ करके वो सीटें प्राप्त करेंगे। तो ये भाजपा का, इसे कह सकते हैं आपके वो दूसरी या तीसरी रणनीति के लिए भी पहले से उन्होंने इस तरह पेशबंदी कर रखी है। लेकिन क्या अभय जी, अब जो बाकी सहयोगी दल मान लीजिए, इनको मान भी लिया जाए थोड़ी देर को ये सहयोगी दल है, क्या यह भाजपा के प्रति उतना आश्वस्त हो पाएंगे जितना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ करते थे, भरोसा था कि धोखा नहीं मिलेगा? नहीं हो अब क्या सकते, लगता है? नहीं हो सकते, क्योंकि अब तो उन्होंने देख लिया है कि भाजपा सबके पैर पे पैर रख रही है। भाजपा का नारा है 100% भाजपा। भाजपा का नारा है कि हम हर जगह चप्पे चप्पे में भाजपा, हम किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। वो भाजपा चली गई जो कि क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ करके आगे बढ़ रही थी। अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है। इसलिए उस भाजपा के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ और एनडीए महत्वपूर्ण था। आज की भाजपा के लिए भाजपा महत्वपूर्ण है, एनडीए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यही कारण है कि इसी प्रक्रिया में 10 साल में एनडीए लगभग एक डिसफंक्शनल मोर्चा बन गया। एक ऐसा मोर्चा बन गया जो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था और वो ठप हो ही गया। इसीलिए आप उत्तर प्रदेश के नेताओं को फोन करते हैं, वो प्रकाश राजभर को खुद प्रधानमंत्री ने फोन किया कि भाई आ जाइए आप दिल्ली की मीटिंग में। ये हालत थी। अब तो हालत ये होती है कि एनडीए होता है तो प्रधानमंत्री केवल भाषण देते हैं और चले जाते हैं और किसी नेता का भाषण नहीं होता। ऐसा एनडीए पहले थोड़ा था। उस एनडीए के तो जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उसके अंदर बाल ठाकरे एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उसके अंदर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल बहुत बड़ी हस्ती थी। सब खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को बर्बाद कर दिया और इसका खामियाजा उन्हें तब भुगतेंगे जब उनको पूरा बहुमत अकेले दम पर नहीं मिलेगा। ये मैं मेरे मेरा एक बात मुझे और याद आई कि आपको याद होगा जेपी नड्डा बिहार गए थे, तो जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हम तो क्षेत्रीय दल का अस्तित्व खत्म करेंगे अब। तो हाँ लड़ाई हाँ, की बिल्कुल शुरुआत ही वहां से हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल ठीक कह रहे। वो क्षेत्रीय दलों, देखिए ये 90 के दशक की भाजपा, 80 के दशक की भाजपा क्षेत्रीय दलों से दोस्ती के लिए जानी जाती थी। तब वो मिलकर कांग्रेस पर अटैक करते थे कि ये क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ। आज की भाजपा उस कांग्रेस से भी ज्यादा कठोरता पूर्वक क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ। उसको लगता है क्षेत्रीय शक्तियां हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र बनाने में अड़ंगा डाल रही हैं। क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं, उनको मुसलमान भी वोट देते हैं। उनका आमतौर पर जो किरदार है वो सर्वधर्म समभाव का किरदार है, जो कि भाजपा का किरदार तो सर्वधर्म समभाव का है नहीं। अबे जी, कांग्रेस की बात करें तो वहां पे एक चर्चा ये भी हो रही है कि खड़गे जी बड़ी अध्यक्ष बने हैं और कांग्रेस को लगता था कि एक दलित अध्यक्ष बना के कांग्रेस के कुछ नेता ये बयान देंगे कि एक दलित प्रधानमंत्री भी हम दे सकते हैं देश को। लेकिन इधर देखने को आ रहा है कि राहुल गांधी ही फोकस में है, खड़गे जी कहीं नेपथ्य में हैं। तो ये बात क्या कांग्रेस के अंदर कुछ नुकसान, कुछ नहीं, मैं परेशानी ये पैदा? मानता हूँ कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जरूर हैं और उनकी वजह से कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ है और कांग्रेस में वैल्यू एडिशन हुआ है कांग्रेस में बहुत जबरदस्त। लेकिन कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी है भाई। जमीन पर लड़ाई तो उन्होंने ही लड़ी है राहुल गांधी ने। तो राहुल, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई योजना बात नहीं थी। तो मीडिया के अंदर लगाई जाने वाली उड़ान भी होती है, कयास भी होते हैं कि आप खड़गे को दलित हैं चेहरे पर उतार दें। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस योजना पर काम कर रही है। ये बात सुनने में बड़ी मनोरंजक लग सकती है कि भाई कांग्रेस एक दलित चेहरे को उतारेगी तो भाजपा किस तरह परेशानी में पड़ जाएगी। नहीं, देखिए अपने नेता को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी को परेशानी नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, ये एक स्थापित तथ्य है। सबसे ज्यादा वोट राहुल गांधी के नाम पे ही कांग्रेस को मिलता है। इस तथ्य को आप पीछे कर दें और फिर एक नई रणनीति के नाम पे आप एक दलित चेहरे के नाम पे मल्लिकार्जुन खड़गे को लाएं, इस प्रकार की रणनीतियां मुंह के बल गिरती हैं। अबे जी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आती है तो क्या आपको लगता है क्षेत्रीय दल कहेंगे, नीतीश कहेंगे, अरविंद केजरीवाल कहेंगे, ममता बनर्जी कहेंगी प्रधानमंत्री हमें बनाओ, या फिर कांग्रेस कहेगी कि कौन प्रधानमंत्री? कितना जीतता है इस पर निर्भर करेगा, कौन कितना जीतता है और भाजपा कितना हारती है। देखिए भाजपा अगर हारेगी, भाजपा की सीटें कम होंगी तो उसका ज्यादा ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को होगा। भाई जिन इलाकों में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं वो इलाके तो कांग्रेस के प्रभुत्व वाले इलाके हैं ना। भाजपा हारेगी तो इन इलाकों में हारेगी, हर जगह
उसकी लोकसभा में 15-20% स्ट्राइक रेट कम होगा उसका। मैं ये नहीं हाँ कह रहा हूँ ठीक। कि भाजपा का 100%, 50%, 70% स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस अपने प्रभाव के इलाकों में भाजपा के स्ट्राइक रेट में 15 से 20%, 25% की गिरावट नहीं कर सकती, तो फिर कांग्रेस को फिर 100-150 सीटें नहीं मिलेंगी। और जिस पार्टी को 100-150 सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो पार्टी कैसे सरकार बनाएगी? लेकिन ये अभी से गठबंधन में बीच में कई दरारें भी दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में एक लाइन खींची हुई है। कुछ कांग्रेस के नेता इस बात को तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस को बसपा से तालमेल करना चाहिए। अखिलेश देखिए, यादव की मैं तरफ नहीं मानता हूं कि ये दरारें हैं, इसको दरार मानना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है कि भारत की राजनीति बहुत पेचीदा है, और विधानसभाओं की राजनीति पंचायत से लेकर लोकसभा की राजनीति के कई स्तर हैं। अब ये कहना कि इंडिया गठबंधन तो पंचायत से लेकर लोकसभा तक एकता होनी चाहिए, ये गलत बात है। ये मीडिया में चलने वाली लहर है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, लोकसभा के लिए एकता बनी है। जैसे ही 15 दिसंबर को विधानसभा की राजनीति खत्म होगी, लोकसभा की राजनीति अलग छिटक कर दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल साफ सुथरी उसका नक्शा दिखाई पड़ेगा। ये नेता इतने बुद्धिमान हैं और सबका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। मोदी जी 2024 में अगर 2019 की तरह जीत गए तो सबको जेल भेज देंगे, सब लोग जानते हैं। और वो सब लोग विधानसभा चुनाव में तकरार हो रही है, छींटाकशी हो रही है, टांग खिंचाई हो रही है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे। आप देखना, एक पल में भूल जाएंगे। जिस दिन चुनाव नतीजे आए 24 घंटे के अंदर आपको लगेगा कि ये सब चीज तो कहीं दूर अतीत में पड़ा हुआ है। सब लोगों का फोकस लोकसभा चुनाव पे होगा, वरना मोदी जी सबकी राजनीति को स्थायी रूप से बर्बाद कर देंगे। तो यानी 3 दिसंबर के बाद आपको मानना है कि देश की राजनीति 4 दिसंबर से एक अलग मोड में चली जाएगी? मैं इसको और 15 दिसंबर तक भेजता हूं। 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल देश की राजनीति लोकसभा चुनाव के लिए गोलबंदी, पेशबंदी के मोड में चली जाएगी, और विधानसभा चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको कोई नहीं ध्यान रखेगा। फिर चर्चा इस बात पे होगी कि भाई यूपी में किसको कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा की, मध्य प्रदेश में हमको विधानसभा में सीटें नहीं मिली, ये तो ना चर्चा होगी इस बात पे। और अच्छा देखिए, कार्यकर्ता, भारत की राजनीति का किरदार गठजोड़ात्मक है, कोलिशनल है। कार्यकर्ता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो भी तुरंत शिफ्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तो चूंकि आपने राजनीति के ऊपर किताबें बहुत लिखी हैं, अध्ययन बहुत किया है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से तालमेल करना चाहिए या मायावती से? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी नंबर 1 पार्टी है उत्तर प्रदेश में। मायावती का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2007 में जो अभूतपूर्व चुनाव उन्होंने जीता था, उसके बाद से उनका हर चुनाव में ग्राफ गिर रहा है, और वो पिछले 2 चुनावों से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में तो बहुत उनका वोट भी गिर गया, बहुत निष्क्रिय पड़ी हुई है। मायावती की निजी साख भी खराब है, उनकी गतिविधियों पर लोगों को शक भी होता है कि कहीं अंदर खाना है, वो बीजेपी से मिली हुई तो नहीं है, या डरी हुई है, क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह। तो मायावती तो मेरे ख्याल से ये लोकसभा चुनाव उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा, और उन्हें तय करना पड़ा। अगर उन्होंने यही कहना जारी रखा कि वो अकेली चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठजोड़ नहीं करेंगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो भाजपा की मदद करेंगे, तो फिर उनकी राजनीति पूरी तरीके से इस चुनाव के बाद बिखर जाएगी। ना वो खुद जीतेंगी और ना वो गैर भाजपा शक्तियों को जीतने देंगी, है? तो उनकी शक्ति बिखर जाएगी। मेरे ख्याल से जो गठजोड़ बनता है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ बनता है, और दूसरी अगर कोई छोटी और ताकत उसके साथ जुड़ना चाहती है, अपना दल का एक दूसरा हिस्सा जुड़ेगा, या और कुछ पार्टियां भी जुड़ना चाहती हैं जो भाजपा के साथ जिनकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, वो भी इस गठजोड़ के साथ जुड़ेंगी। तब मायावती को ये सोचना होगा कि वो क्या करें। मैं तो मानता हूं उत्तर प्रदेश में आदर्श गठजोड़ मायावती, अखिलेश और कांग्रेस का है। ये तीनों मिल जाए तो भाजपा की सीटें घट के आधी रह जाएंगी, कोई ताकत नहीं उनको रोक सकती। देखिए, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में गठजोड़ हुआ था वो विफल गठजोड़ था, उसके बावजूद भी भाजपा की 10 सीटें कम हो गई। इस बात को लोग भूल जाते हैं। उसके बावजूद भाजपा की जो 2014 में जीती थी 10 सीटें कम हो गई थी। इस बार अगर ये गठजोड़ होगा, अब जब पृष्ठभूमि में विपक्षी एकता है इतनी बड़ी, तो निश्चित रूप से भाजपा की सीटें उत्तर प्रदेश में 30 से 30 सीटें कम हो सकती हैं, और मोदी जी का जो पूर्ण बहुमत है केवल उत्तर प्रदेश से ही अल्पमत में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। शुक्रिया, आपने राजनीति को इतनी बारीकी से हमको समझाया, अपना समय दिया। शुक्रिया, आभार आपका। ये थे अभय दुबे जी, और हम लोग बात कर रहे थे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस का
जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, मुझे यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।